चलिए सभी लोग आराम से बैठ जाएंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। अगर कोल्ड आप लेते हैं H2SO4 को तो फिर भी आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड में जा सकती है। अगर आपने हीट दिया तो रिएक्शन वापस एल्कीन की तरफ लौट जाएगी। और यहीं से एक क्वेश्चन फ्रेमिंग किया AIPMT ने। क्लियर? मैंने आपको बताया था कि मैं केटाइन के सारे काम इसी चैप्टर में आपको बताऊंगा। मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमारे सामने ये एक एल्कीन गिवन है, ध्यान से सुनेंगे भाई। ये हमारे सामने एक एल्कीन गिवन है, ये AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है। हवा भी नहीं लगेगी कि पूछना क्या चाह रहा था। रिएक्शन करवाई जा रही है किसके साथ? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, हाई टेम्परेचर। क्लियर? नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, ऐसे भी करवा सकता है, यहां पर लिख देता है कई बार स्ट्रॉन्ग एसिड और साथ में क्या लिख दिया है? हीट। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड लिखता है ना दोस्त, तो इसका मतलब है कोई ऐसा एसिड होना चाहिए जो केवल H+ दे सके। क्लियर? केवल H+ देगा, उसका कॉन्जुगेट बेस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम ना करे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आपके सामने लैंग्वेज में लिखा हुआ आ जाए स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या जाए? स्ट्रॉन्ग एसिड, तो बाय डिफॉल्ट आप वहां पर मान सकते हैं H2SO4 या फिर H3PO4। ये ऐसे एसिड्स हैं जिनके कॉन्जुगेट बेस न्यूक्लियोफाइल बनना पसंद नहीं करते। या फिर इसको कई बार एग्जामिनर इस प्रकार से भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, H+ लिख देगा और क्या लिख देगा? हीट। तो ये तीनों कंडीशन एक ही बात को बता रही है। ये तीनों कंडीशंस एक ही बात को बता रही है। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से यहां पर रहेगा। ध्यान से सुनेंगे, आया हुआ क्वेश्चन है, दोबारा से आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, बताकर हमें क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हमारे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए कि क्वेश्चन बड़ी आसानी से बने। भाई देखो, आप कम से कम बातें करोगे तो हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवर कर पाएंगे, फ्रूटफुल रहेगा इस एक्स्ट्रा क्लास का मतलब। आइए देखो, कंसंट्रेटेड H2SO4 मतलब H+ आयन मिलेगा बस। अगर आपके पास H+ अकेला दिया है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, तो यहां पर आपका H+ जुड़ेगा। पहले आप मुझे सोल्व करने दीजिए, H+ आएगा। बताइए H+ क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, और एल्कीन्स इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करना पसंद करते हैं। तो ये इसको क्या शेयर करेंगे? अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसने इसको अपना पाई इलेक्ट्रॉन शेयर किया, अगर इसने इसको अपना पाई इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो यहां पर जुड़ जाएगा H+, और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? कार्बोकेटाइन। आगे बात समझ में चलिए। अब बताइए, कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट। बताइए क्या बना हुआ कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा? यस। अगर ये इधर चला जाए तो 2 डिग्री से 3 डिग्री के अंदर ये आपका चला जाएगा। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और आपका ये वाला कार्बोकेटाइन बनकर आ जाएगा। क्लियर? दिस विल बी द फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन। अब जरा बातें कीजिए, मान लीजिए हम H2SO4 के साथ ही रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमने जुगाड़ से H2SO4 को तोड़ दिया था किसमें? H+ NHSO4-, तो H+ तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जोड़ दिया। अब ये कार्बोकेटाइन है। आप देखो, आप रिएक्शन किस पर करवा रहे हो? हाई टेम्परेचर पर। तो हाई टेम्परेचर पर आपका सल्फोनेशन वाला प्रोडक्ट नहीं, एल्कीन बनेगा। या फिर इसको ऐसे ध्यान रखो आप कि ये जो HSO4- है, ये न्यूक्लियोफाइल बनना चाहता ही नहीं चाहता ही, ये केवल H+ का सोर्स का काम करता है। तो बताइए, कार्बोकेटाइन बन चुका है, कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट, जो कि ये कर चुका है। क्या फर्दर रीअरेंज होना चाहेगा? नहीं। दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ये ऐसा है कि अपने को कोई दिलचस्पी नहीं है। नाउ द केटाइन विल गो फॉर थर्ड, दैट इज एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन कैसे करता है? एक प्रोटॉन को रिमूव करेगा और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो आप देखिए, या तो यहां से या यहां से, कार्बोकेटाइन से नेक्स्ट sp3 कार्बन से, या तो यहां से H हटाएगा
या फिर यहां से H हटाएगा। देखो यहां से हटा, यहां से हटाए कहीं H प्लस हटा देगा और डबल बॉन्ड बना लेगा, वापस एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपकी हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है। हाई टेम्परेचर थर्मोडायनेमिक्स के कंट्रोल में होती है रिएक्शन, मतलब आपको वो प्रोडक्ट मिलेगा जो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल है। मतलब हमें मोर स्टेबल एल्कीन बनानी है। अगर मैं यहां से H हटाऊंगा तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी, और मैं यहां से H हटाऊंगा तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हटेगी। तो इसमें अगर अपन बात करें तो किस प्रकार से रिएक्शन होगी जरा देखिए। यहां से बाजू वाले कार्बन से H प्लस हट जाएगा, बाजू वाले कार्बन से आपका H प्लस हट जाएगा और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहां से H प्लस हट गया और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, और आपके सामने ये एल्कीन बनकर आ गई है। कौन सी एल्कीन बनकर आ गई है? ये एल्कीन बनकर आ गई। अगर आप गौर से देखोगे तो आपका रिएक्टेंट और आपका प्रोडक्ट, गौर से देखिए, आपका रिएक्टेंट और आपका आइसोमर्स है। लेकिन फर्क क्या है? ये जो आपकी एल्कीन थी ये लेस स्टेबल थी। क्या थी? लेस स्टेबल। और ये जो आपकी एल्कीन थी ये कैसी थी? मोर स्टेबल। तो ये रिएक्शन आप तभी कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे जब आपको H2SO4 का रोल मालूम है कि HSO4 माइनस वीक आपका क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। आप मानकर चलो कि न्यूक्लियोफाइल बनना पसंद करता ही नहीं है। भाई पॉसिबल प्रोडक्ट पूछे तो जुड़कर मिलकर आ जाएगा, अदरवाइज ये न्यूक्लियोफाइल बनना रिएक्शन में पसंद नहीं करता है। तो केटाइन बन भी गया तो यहां पर कार्बोकेटाइन अपना तीसरा काम करेगा। कार्बोकेटाइन तीसरा काम क्या करता है? एलिमिनेशन। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके बाजू वाले कार्बन से H प्लस हटा देगा, डबल बॉन्ड, तो ये एल्कीन बन जाएगी। आप बोलोगे सर यहां से क्यों नहीं हटाया? क्योंकि यहां लेस स्टेबल बन रही थी। ये एल्कीन क्या है? मोर स्टेबल। 3 3 6 और 3 9 अल्फा एच थे। इसमें कितने अल्फा एच थे? मात्र 1। तो इस कंडीशन पर आपके एल्कीन में क्या हो गई है? आइसोमराइजेशन। एक लेस स्टेबल एल्कीन किस में कन्वर्ट हो गई है? मोर स्टेबल एल्कीन। तो ये रिएक्शन बिल्कुल कनेक्ट करती है, और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है AIPMT का। हवा भी नहीं लगने देगा कि किस तरीके की बातें करना चाहता है। सुलटाएंगे जल्दी से। बताइए जनाब, सुन रहा हूं। आज से हो गया मान लो। बेटा IOC खत्म हो चुकी है। चलो तो फिजिकल में बताया था, मालूम होना चाहिए। H3PO4 H2SO4 HClO4, these are strong acids। स्ट्रॉन्ग एंड वीक रिलेटिव टर्म होता है। मैंने ये नहीं कहा कि H2SO4 से स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। ये जब भी आए केवल H प्लस देके निकल लेंगे। इनके कॉन्जुगेट बेस न्यूक्लियोफाइल बनना पसंद नहीं करेंगे। जैसे इस रिएक्शन का एक एग्जांपल आपके सामने और लिखा हुआ है। आइसोमराइजेशन कर देगा, केवल लेस स्टेबल एल्कीन को मोर स्टेबल में कन्वर्ट करके चला जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं ये वही कर पाएगा जो कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग है। और ये ऊपर वाला क्वेश्चन AIPMT का क्वेश्चन है, आपके PYQ में मिल भी जाएगा, लेकिन हाथ भी नहीं लगा पाएगा बच्चा, क्योंकि नॉर्मली ये बातें जाकर एलिमिनेशन में होती हैं, याद नहीं आता कि करना क्या है। अभी से समझ के चलो, HSO4 माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल बनना पसंद नहीं करेगा। केटाइन बन गया है तो इसकी कंडीशन पर एलिमिनेशन होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। केटाइन को H प्लस हटाना पड़ेगा, वापस से एल्कीन बनानी पड़ेगी। तो यहां से यहां जाने का मैकेनिज्म आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। क्या हुआ? किसकी? न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है बिकॉज एनायन स्ट्रॉन्ग है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। दो SO बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड है। H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज इट्स कॉन्जुगेट बेस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक। वीक कॉन्जुगेट बेस मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल। बेस में और न्यूक्लियोफाइल में कोई खास डिफरेंस नहीं है, हल्का सा होता है जो आपको SN2 के टाइम पर बताया जाएगा। सुलटा दिया है।
भाई लोगों मैं आपको फिर कह रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे आइसोमराइजेशन के। किसी एल्कीन को H प्लस की प्रेजेंस में हीट करवाएगा तो ध्यान रखना H प्लस जुड़ेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, रीअरेंज होकर एक स्टेबल एल्कीन की फॉर्मेशन कर देगा। आपका इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आपको सेम कार्बन की मोस्ट स्टेबल एल्कीन बना देनी है। इसमें कितने कार्बन है? 6, और उधर भी कितने हैं? 6। 6 कार्बन की मोस्ट स्टेबल एल्कीन बना देगा। ये काम होता है आइसोमराइजेशन के अंदर, एक लेस स्टेबल एल्कीन एक मोर स्टेबल एल्कीन में कन्वर्ट हो जाती है। इस टाइप के रिएक्शंस को हम आइसोमराइजेशन रिएक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। सुलटा दिया है? चलिए इसको आप आराम से सोल्व करते रहें, ऐसे और भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो रिएक्शन नंबर 3 हमारे सामने आता है, एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर, थर्ड रिएक्शन हमारे सामने रहेगा एडिशन ऑफ वाटर। आगे बढ़ सकता हूं भाई लोगों? चलिए रिएक्शन नंबर 3 की अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने रहेगा एडिशन ऑफ वाटर, यानी कि H2O का एडिशन, ऐसे भी कह सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एसिड कैटालाइज्ड, एसिड कैटालाइज्ड, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। सबसे पहले आपको मतलब हाइड्रेशन का मालूम होना चाहिए। देखिए हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वाटर, यानी कि HNOH जहां पर जुड़े उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रेशन। जैसे वाटर में अगर अपन बात करें, एक कौन है? H और एक कौन है? OH। तो अगर किसी रिएक्शन में H और OH जुड़ रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मुझे कोई लेना देना नहीं है, एंड प्रोडक्ट को देखकर ऐसा लग रहा है कि H और OH जुड़ा है, तो वो रिएक्शन हाइड्रेशन का एग्जांपल होता है। ये तो बहुत हल्के लेवल की बात होती है, एडिशन ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रेशन। बढ़िया लेवल पर बात करें, एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वाटर, यानी कि किसी रिएक्शन में H और OH जुड़ रहा है तो वो हाइड्रेशन का एग्जांपल होगा। भले ही वाटर उसमें रिएक्शन में इन्वॉल्व हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप आगे देखेंगे हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, दोनों हाइड्रेशन के एग्जांपल हैं, पर वाटर कहीं जुड़ता ही नहीं है, इसलिए मैंने पहले बता दिया। क्लियर? आइए इसमें हम कुछ बातें कर लेते हैं, फिर आपको यहां पर पॉइंट्स भी लिखवाए जाएंगे। मान लीजिए हमारे सामने एक एल्कीन है, क्या है? एल्कीन। ये हमारे सामने एक एल्कीन गिवन है, सभी के पेन डाउन होने चाहिए। अगर मैं इसकी रिएक्शन सिंपल किसके साथ करवाता हूं? वाटर के साथ, सिंपल वाटर के साथ, तो यहां पर नो रिएक्शन, वाटर आपका एल्कीन के ऊपर ऐड नहीं होता है, नो रिएक्शन। पर जब मैं इस रिएक्शन को करवाता हूं किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, जैसे यहां पर मैंने लिया है H2O इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ऐसे करवा देता हूं, या फिर मैंने H2O की रिएक्शन करवाई है इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4, तो ये रिएक्शन यहां पर हो जाती है। और रिएक्शन के होने का मेन कारण अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ये प्रोडक्ट हमारे सामने बन जाता है, यहां पर आपको जुड़ा हुआ मिलेगा H और यहां पर आपको जुड़ा हुआ मिलेगा OH। H एंड OH का जुड़ना हाइड्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रेशन। अगर आप बने हुए प्रोडक्ट को देखोगे तो एल्कीन का जब आप हाइड्रेशन करवाते हो, क्या करवाते हो? एल्कीन का जब आप हाइड्रेशन करवाते हो तो बना हुआ प्रोडक्ट एक एल्कोहल होता है। क्या होता है? एल्कोहल। तो यहां पर हमारे सामने एल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई है। अब हम समझते हैं अकेला वाटर जो आपका है वो रिएक्शन क्यों नहीं कर पा रहा, ये मेन पॉइंट है। जैसे ही हमने H2SO4 डाला वाटर में या H3PO4 डाला वाटर में तो रिएक्शन हो गई। देखिए आपका जो वाटर है ना वो वीक एसिड है, बहुत ही वीक एसिड, आप जानते हैं। इसकी जो pKa की बात करूं तो अगर अपन बात करना चाहें 15.7 के आसपास होती है, मतलब बहुत ही
वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं नॉर्मली जिनकी पीके माइनस में होती है, -1, -3.4, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो अगर अभी तक जिन एसिड्स के साथ रिएक्शन हुई थी एल्कीन की, एक तो आपका कौन था, HX, एक अभी अभी आपने कौन सा देखा, H2SO4। तो ये भाई रिलेटिवली बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। दे कैन इजीली प्रोटोनेट द एल्कीन, दे कैन इजीली प्रोटोनेट द एल्कीन, यानी कि बहुत आसानी से H प्लस जोड़ देते हैं, यानी कि ये गुड सोर्स ऑफ H प्लस का काम करते हैं। पर वाटर आपका ऐसे नहीं टूटता है, H प्लस एंड OH माइनस। आप जानते हैं अगर आप इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट देखेंगे तो 10 रेज टू पावर -7, मतलब आउट ऑफ 10 रेज टू पावर 7 मॉलिक्यूल एक H प्लस NOH माइनस में टूटेगा। तो वाटर जो है आपका वो एल्कीन को आसानी से प्रोटोनेट नहीं कर सकता, मतलब तभी यहां पर रिएक्शन नहीं हो रही है। क्लियर? जैसे ही आप कैटालिस्ट डालोगे तो रिएक्शन हो जाएगी। नो रिएक्शन का मतलब यहां पर होता है रिएक्शन इज वेरी स्लो, बहुत ही स्लो रेट पर हो रही होगी, इतनी स्लो हो रही होगी कि हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे। फिर हमने कैटालिस्ट को ऐड किया और रिएक्शन होनी शुरू हो जाएगी। अब सर इसका क्या मैकेनिज्म है, कैसे रिएक्शन हो रही है, थोड़ा सा समझाएंगे। चलिए हम बात करते हैं मैकेनिज्म पर। सभी के पेन डाउन होने चाहिए। देखिए मैकेनिज्म की बात करें तो क्लियरली हमें चीजों को समझाएगा। जैसे ही आप H2SO4 या H3PO4 डालोगे वाटर में, तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। किसके साथ रिएक्शन करेंगे? वाटर के साथ। मेरी बात को आप ध्यान से सुनते हुए जाएंगे। मैं H2SO4 की बात कर लूं क्या? जी हां, H2SO4 की बात करते हैं तो किस प्रकार से रिएक्शन होगी। इन दिस रिएक्शन आप जानते हैं अच्छे से, ये आपका किसकी तरह काम कर रहा होगा? बेस। और ये किसकी तरह काम कर रहा होगा? एसिड की तरह। क्लियर? तो बताइए बेस क्या करता है? एसिड का H प्लस एक्सेप्ट कर लेता है। यहां पर कैसा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव। यहां पर कैसा चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव। ये इसको अपना लोन पेयर शेयर करेगा, यानी कि एसिड बेस रिएक्शन होगी। तो बताइए बेस का तो क्या बन जाएगा यहां पर? कॉन्जुगेट एसिड। तो यहां पर H3O प्लस आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और साथ में अगर अपन बात करना चाहें, कौन बन जाएगा? HSO4 माइनस। मेरी बात को आप ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, ये हमारे सामने बन गया है। तो बेस का तो क्या बन गया है? कॉन्जुगेट एसिड। पक्का? जी हां। और यहां पर आपके एसिड का क्या बन गया है? कॉन्जुगेट बेस। यानी कि जब आप कोई भी एक्सटर्नल एसिड लेते हैं रिएक्शन के अंदर, तो पहले वो अपना H प्लस एल्कीन को नहीं, वाटर को देता है। क्लियर? आपका जो सीधा H2SO4 का H प्लस यहां नहीं जाएगा, बेवकूफी होती है अगर आप ऐसा करते हो तो पहले आपका H प्लस किसके पास जाएगा? वाटर के पास। एंड H2O किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोनियम आयन। नाउ इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस भी है, गोइंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक। अगर दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे तो H2SO4 की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसीलिए वाटर को प्रोटोनेट कर देता है। तो H3O प्लस की फॉर्मेशन हो गई। H3O प्लस नाउ विल सर्व एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ये रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। अगर अपन बात करें अगले स्टेज पर चलते हैं, ये हमारे सामने एल्कीन है। रिएक्शन करने के लिए बताइए कौन आएगा? आपका H3O प्लस। मैं H3O प्लस को क्या इस तरीके से लिख सकता हूं? H3O प्लस को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं? जी हां। तो देखिए एल्कीन किसकी तरह काम करेगा इस रिएक्शन के अंदर? एज ए न्यूक्लियोफाइल। इन दिस स्टेप योर एल्कीन इज एक्टिंग एज एंड योर H3O प्लस इज एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल। भाई साहब अगर H3O प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता ना तो एल्कीन के साथ रिएक्शन ही। मैं मानता हूं AIPMT में एक बार क्वेश्चन आया था जिसमें उसने H3O प्लस को इलेक्ट्रोफाइल नहीं दिया, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं। तो AIPMT में तो क्वेश्चन भी आया हुआ है जिसमें टर्सरी ब्यूटाइल और बेंजाइल केटायन में बेंजाइल को ज्यादा स्टेबल दिया हुआ है। आंसर वो भी उसका गलत है, आंसर वो भी उसका गलत है। कोटा के जितने भी कोचिंग वालों को देखोगे तो उस PYQ का आंसर वही दिया हुआ उन्होंने जो AIPMT ने दिया है। पर जब आप आकाश का लिटरेचर देखोगे तो उसने टर्सरी ब्यूटाइल ही दिया हुआ है, चेंज कर रखा है आंसर कि AIPMT ने ये दिया। उसके अलावा वो सेम क्वेश्चन PYQ MS चौहान सर की बुक में भी है। MS चौहान सर ने भी आंसर चेंज किया हुआ है, टर्सरी ब्यूटाइल को ज्यादा स्टेबल दिया हुआ है, क्योंकि फैक्ट है टर्सरी ब्यूटाइल ही ज्यादा स्टेबल होता है। अगर एग्जामिनर ने कभी गलत आंसर दे दिया है इसका मतलब यह नहीं कि उस गलती को हम जीवन भर ढोते रहे। आपका मॉडर्न का अगर नहीं बीच में सुप्रीम कोर्ट आता तो हो गए थे 2 सही। इस बार में आपने देखा ना, दोनों सही मान के बैठता, आप अगली बार अच्छा एग्जामिनर आता 1 सही कर देता, क्योंकि वो तो एग्जामिनर की नॉलेज पर डिपेंड करता है। तो यहां पर इन दिस स्टेप
your H3O plus is acting as an electrophile and your alkene is acting as a, it is just an acid base reaction. कहता है ये प्रोटोनेशन का काम आपका वाटर नहीं कर पाता. एक प्रकार से आप एल्कीन को प्रोटोनेट कर रहे हो. H प्लस का जुड़ना प्रोटोनेशन यहां पर बहुत आसानी से हो जाएगा. ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा. मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं दोस्तों, X एक लिविंग ग्रुप होता है, OH2 प्लस भी एक, N2 प्लस भी एक लिविंग ग्रुप होता है और ये जिससे जुड़ जाते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है. तो बताइए क्या ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है? क्योंकि इस पर जुड़ा हुआ है लिविंग ग्रुप. तो इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे. इलेक्ट्रॉन्स मिलते ही ये यहां से अपना बॉन्ड तोड़ेगा और निकल लेगा. तो बताइए H प्लस को आप किधर जोड़ोगे? इस तरीके से जोड़ेंगे सर ताकि एक स्टेबल कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन. तो यहां पर H प्लस जुड़ जाएगा और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? कार्बोकेटायन. बताइए जब यहां से बाहर निकलेगा तो क्या बनकर निकलेगा? H2. ये रिएक्शन आपके सामने हुई कि नहीं हुई? जी हां. बताइए कार्बोकेटायन का पहला काम, पूछो क्या बना हुआ कार्बोकेटायन रीअरेंज करना चाहेगा? क्या बना हुआ कार्बोकेटायन रीअरेंज करना चाहेगा? तो दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल. एंड हु इज न्यूक्लियोफाइल? वाटर. यू नो ऑक्सीजन हैज लोन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट. वाटर का नेचर न्यूक्लियोफिलिक होता है. आओ वापस, इसीलिए यहां रिएक्ट भी नहीं कर रहा. आगे बात समझ में? तो अब आपका वाटर इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा. हालांकि आपके रिएक्शन में दो न्यूक्लियोफाइल हैं. अभी आपने ध्यान नहीं दिया. HSO4 माइनस भी अवेलेबल है, पर HSO4 माइनस जब खुद अकेला था तब तो रिएक्शन, अब क्या कद्दू रिएक्शन करेगा? ये पहला रीजन. दूसरा रीजन, आपने जो यहां पर H2SO4 लिया है या H3PO4 लिया है, ये एज कैटालिस्ट लिया है और कैटालिस्ट स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है. तो बताइए HSO4 माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी सॉल्यूशन में या वाटर की? अगर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो इस केटायन का वाटर के साथ टकराने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी. और कोलिजन थ्योरी, जो ज्यादा टकराएंगे वही मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे. तो यहां वाटर के टकराने की चांसेस ज्यादा है. ऑक्सीजन इसको अपना क्या शेयर करेगा? लोन पेयर. अगर ऑक्सीजन ने इसको अपना लोन पेयर दिया तो आप बताओ ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव. जब भी कोई अपना लोन पेयर शेयर करता है दोस्तों तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव. और जब भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसको हटाएगा? H प्लस को. लेकिन फ्री H प्लस का तो कोई एग्जिस्टेंस ही सॉल्यूशन के अंदर. आप H प्लस को इलेक्ट्रोफाइल मानते हो ना? H प्लस फ्री एग्जिस्ट करता कहां है सॉल्यूशन में? वो तो हमेशा किसकी फॉर्म में मिलेगा? H3O प्लस की फॉर्म में मिलेगा. तो कितना दोगलापन है आप देखिए. H प्लस को इलेक्ट्रोफाइल लिखते हैं और H3O प्लस को नहीं लिखते हैं. आइए, इसका मतलब अभी आपका सामने बन गया. इसको न्यूट्रल होने के लिए कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो H प्लस एक्सेप्ट कर सके. और सॉल्यूशन में हमारे पास H2O एक्सेस में है, ये वापस से आएगा एज ए बेस और इसका H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा और रिएक्शन आगे चली जाएगी. बताइए यहां पर कौन जुड़ा हुआ मिलेगा आपको? फाइनली OH. यहां पर आपको कौन जुड़ा हुआ मिलेगा? आपको फाइनली H. और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? H3O प्लस. आप देखो इनिशियली हमने H3O प्लस बनाया था कहां से? H2SO4 की मदद से. बनाया था कि नहीं बताया था? रिएक्शन के एंड स्टेज पर H3O प्लस लौटा दिया गया है, मतलब रीजनरेट हो गया आपका H प्लस. इट इज जस्ट एक्टिंग एज ए कैटालिस्ट. यानी कि फ्री H प्लस तो दिखा नहीं सकते. तो शुरुआत में हमने H प्लस लिया था किससे? H2SO4 से. क्या बनाने के लिए? H3O प्लस. और रिएक्शन के एंड में वापस H3O प्लस रीजनरेट हो गया, मतलब आपका H प्लस लौटा दिया गया है. मींस H प्लस रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हुआ. इट इज जस्ट एक्टिंग एज ए कैटालिस्ट इन दिस केमिकल रिएक्शन. अब बताओ कैटालिस्ट कंज्यूम ही नहीं होता है तो बाल्टी भर के लेना चाहिए या ट्रेस अमाउंट में लेना चाहिए? तो आप एनसीईआरटी पढ़ना, साफ लिखा हुआ है एडिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ऑन एल्कीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4. यानी कि कैटालिटिक अमाउंट में बात कर रहा है, बाल्टी भर के डालने की जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल. तो अभी हमने मार्कोनिकॉफ रूल पे बातें नहीं की. सर एक पॉइंट और था, क्या आपने ये पूरी रिएक्शन रिवर्सिबल लिखी हुई है? यस. अगर आप इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजोगे तो एल्कीन का हाइड्रेशन होकर एल्कोहल बनेगा. अगर इसी रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में भेजोगे तो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होकर एल्कीन बन जाएगी. आप ड्रॉपर हैं, मैं समझा सकता हूं. बैकवर्ड प्रोसेस भी आपको चमकेगा. आइए, अगर अपन बात करना चाहें H3O प्लस का मतलब H प्लस,
अगर H प्लस ने ऑक्सीजन पर क्या कर दिया, प्रोटो, भाई H प्लस तो जाके चिपक सकता है ना, तो अगर इस पर H प्लस चिपक गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, OH2 प्लस। जरा आंखें खोल के देखो ये कौन है, OH2, एंड OH2 प्लस क्या होता है, लिविंग ग्रुप, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकल जाएगा। देखो निकल गया, किसकी फॉर्मेशन करेगा, कार्बोकेटाइन। बताओ कार्बोकेटाइन का पहला काम क्या ही बताएं, रीअरेंज करेगा कि नहीं करेगा। दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, अगर इसने अटैक किया तो इधर चला जाएगा। और तीसरा काम एलिमिनेशन, अगर इसने H प्लस हटा दिया और डबल बॉन्ड तो एल्किन बन जाएगा। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ए भाई बहुत हल्की बात है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है, बैकवर्ड में भी आ सकती है। फॉरवर्ड में भेजना चाहते हो तो आपको वाटर एक्सेस में लेना पड़ेगा ताकि कार्बोकेटाइन पर वाटर बार बार अटैक करता रहे। बैकवर्ड डायरेक्शन में लाना चाहते हो तो फिर आपको वाटर नहीं लेना चाहिए। तो जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, और एल्कीन का हाइड्रेशन डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद बोलोगे सर आपने तो यहां कंसंट्रेटेड लिखा हुआ है, तो भूल गया ऊपर वाटर भी तो है। अगर वाटर में कंसंट्रेटेड डालोगे तो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट। नोट डाउन करना शुरू करेंगे, आगे बढ़ूंगा। ए भाई प्लीज बढ़ाने दीजिए ना। भाई बातें कम से कम करेंगे। जब भी आप वाटर के अंदर कोई भी एसिड डालोगे तो डायरेक्ट H प्लस एल्किन के पास सीधा H प्लस यहां ऐड मत कर देना, वो मैकेनिज्म गलत होगा। ये पूरा मैकेनिज्म एनसीईआरटी से ही है, पर +1 एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, +2 एनसीईआरटी प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल, पहला ही मैकेनिज्म है ये, वहीं से कॉपी पेस्ट है पूरा। यहां पर +1 में इतना डिटेल में नहीं लिखा उसने, लेकिन +2 एनसीईआरटी में फुल डिटेल में लिखा और साफ लिखा है सेकंड स्टेप के अंदर, बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O प्लस फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन टेक्स प्लेस। यस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन गोज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट? आगे बढ़ सकता हूं? भाई बातें नहीं करेंगे प्लीज। फॉरवर्ड रिएक्शन कार्डियस ये है, फॉरवर्ड रिएक्शन कार्डियस ये है।
आप एक बार यहां पर HX सोचोगे ना तो भी रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही हो रही है। उसमें लिविंग ग्रुप कौन था? X माइनस बाहर निकल गया था, यहां पर वो H2 प्लस। और जिनमें लिविंग ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। जिस एटम पर लिविंग ग्रुप जुड़ा होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। क्या हुआ? ए भाई, सुलटा दिया सभी ने? क्या हम इस रिएक्शन में HX को एज कैटलिस्ट इस्तेमाल में ले सकते हैं? HCl, HBr, HI क्या हम एज कैटलिस्ट इस्तेमाल में ले सकते हैं? क्यों? क्योंकि उनका कॉन्जुगेट बेस X माइनस न्यूक्लियोफाइल होता है और इस वाले स्टेप में कॉम्पीट करेगा किसके साथ? वाटर। के साथ, इसीलिए हम ऐसे कैटालिस्ट लेते हैं जिनके कॉन्जुगेट बेस न्यूक्लियोफाइल बनना पसंद, एक तो H2SO4, एक H3PO4। जब भी आपको H प्लस चाहिए तो इन दोनों का इस्तेमाल कीजिए, इनके कॉन्जुगेट बेस कभी भी रिएक्शन में इंटरप्ट नहीं करेंगे। थोड़ी देर पहले भी देखा आपने, H प्लस देकर भूल गया था, कहता केटाइन बनाया तो तीसरा काम कर एलिमिनेशन, मैं वापस से अटैक करने वाला नहीं हूं। जिस बच्चे को ये पता था वो 2 कौड़ी का क्वेश्चन था उसके लिए AIPMT का, सुलटा दिया है। की पॉइंट्स लिखेंगे। पहला पॉइंट, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स is hydration of alkenes is an acid catalyzed reaction. Hydration of alkenes is an acid catalyzed reaction. यानी कि इसमें एसिड किसका काम कर रहा है? कैटालिस्ट का। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स इज एन एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कैटालिस्ट के तौर पर हम क्या क्या इस्तेमाल में लेते हैं? कैटालिस्ट के तौर पर आप इस्तेमाल में ले सकते हो कौन? H2SO4। ट्रेस अमाउंट में लेना है, बाल्टी भर के लेने की जरूरत, क्योंकि कंज्यूम तो हो नहीं रहे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कैटालिस्ट के तौर पर हम H2SO4 या H3PO4 का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन।
Hydration of alkene is a reversible reaction. Hydration of alkene is a reversible reaction. बताओ पूरी रिएक्शन रिवर्सिबल है कि नहीं है? मैं अगर आपको समझाऊं तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा. ड्रॉप पर है तो अपने को थोड़ा थोड़ा याद आना. फॉरवर्ड रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, लो टेम्परेचर पर होती है. आपको हाई टेम्परेचर लेने की जरूरत ही रूम टेम्परेचर पर ही हो जाएगी. लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन है, हाई टेम्परेचर पर होती है, एंडोथर्मिक होती है. क्लियर? तो जब डिहाइड्रेशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर. तो फॉरवर्ड में जा रहा है रूम टेम्परेचर पर. एडिशन तभी होगा जब एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि एंट्रोपी एडिशन को कभी सपोर्ट करता ही नहीं. नेक्स्ट पॉइंट लिख दीजिए. फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल इज फेवर्ड. फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल इज फेवर्ड. फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल मतलब फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड. फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल इज फेवर्ड at high concentration of water. At high concentration of water मतलब वाटर किस में होना चाहिए? एक्सेस में. At high concentration of water. तो आप जानते हैं अगर वाटर एक्सेस में होगा तो अकॉर्डिंग टू लीचेटली प्रिंसिपल रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी. वाटर आपका एज ए रिएक्टेंट है. क्या ये पॉइंट क्लियर हो गए? चलिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनना. कैसे हैंडल करना है? मैकेनिज्म हो गया, मैकेनिज्म अपने काम नहीं आएगा. क्वेश्चंस बिना मैकेनिज्म के भी बनेंगे. मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए. कैसे कैसे लिखेगा? मान लीजिए ये हमारे सामने एल्केन है. पहला तरीका लिखने का ऐसे लिखेगा H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+. ये तो और भी बढ़िया बात है. क्लियर? तो हम सीधा पहले H+ यहां जोड़ेंगे, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करेंगे, फिर वाटर से अटैक करवा दें. पक्का? जी हां. इसी को दूसरे तरीके से लिखेगा H3O+. तो H3O+ का मतलब क्या है? वाटर में H+ आयन मौजूद है. या फिर कैसे लिख सकता है? डाइल्यूट H2SO4. क्या लिख सकता है? डाइल्यूट H2SO4. डाइल्यूट H2SO4 का मतलब वाटर एक्सेस में. या फिर अगर अपन बात करें, थोड़ी देर पहले मैं बात करके आया था, पहले आप सल्फोनेशन करवा लें, कंसंट्रेटेड H2SO4, और फिर बाद में क्या डाल दें? वाटर. तो उस कंडीशन में भी वही प्रोडक्ट बनेगा जो हाइड्रेशन का. तीनों मतलब इन सभी कंडीशंस पर बनने वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा? सेम. जब भी ये कंडीशंस आ जाएं इधर से सोल्व करना. इधर से पहले किसको जोड़ेंगे बताओ? H+ को. ध्यान से सुनेंगे. H+ को जोड़ेंगे कार्बोकेटाइन. H+ को ऐसे जोड़ेंगे दोस्तों ताकि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सके. यहां H+ जोड़ दिया, यहां पर कार्बोकेटाइन. बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम करेगा क्या? दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल. एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल? वाटर. अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए. वाटर यहां पर रिएक्शन करेगा, और वाटर कैसा न्यूक्लियोफाइल है? न्यूट्रल. न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जब भी अपना लोन पेयर शेयर करेगा कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव. इधर देखो, जब इसने अपना लोन पेयर शेयर किया तो कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव. फिर वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल आया और H+ हटा ले गया. तो अल्टीमेटली कौन जुड़ा हुआ मिला? OH. अब समझो, जब कभी भी आपका वाटर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे तो सीधा OH जोड़ देना. H हट जाएगा. हमें यह स्टेप नहीं करना है. यहां से यहां जाने वाला स्टेप हम नहीं करेंगे, टाइम बचाना है. जब भी आपका अमोनिया एज न्यूक्लियोफाइल काम करे तो H हटा के सीधा कौन जोड़ देना? NH2. क्या ये पॉइंट समझ में आ गया है? जब भी आपका एल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करे तो H हटा के सीधा कौन जोड़ देना है? OR. यानी कि H+ का हटना डीप्रोटोनेशन कहलाता है. ये स्टेप हम फालतू में नहीं करेंगे क्योंकि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. तो जब भी कोई न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो ना तो पहले ही H हटा के सीधा जोड़ देना. जैसे इस रिएक्शन में अगर अपन बात करना चाहें, न्यूक्लियोफाइल कौन है? वाटर. तो इसमें H हटाकर कौन जुड़ा हुआ मिलेगा? OH. तो इधर आपको जुड़ा हुआ मिलेगा मेरे भाई कौन? OH. सिंपल. और इधर कौन जुड़ा हुआ था? H. तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो, सीधा OH जोड़ो, कहानी खत्म करो. आगे बढ़ेंगे वन बाई वन.
क्वेश्चंस की वैरायटी चेंज करेंगे। इससे पहले वालों में हमने रिंग एक्सपांशन का क्वेश्चन इसमें आ गया है। एक ही क्वेश्चन को बार बार करने की जरूरत, वैरायटी कवर करो। ज्यादा से ज्यादा एच एक्स की जगह H3O प्लस कर देगा, इतना चेंज करेगा। मैंने क्वेश्चन में HCl लिया होगा, वो HBr ले लेगा, HI ले लेगा, और ज्यादा चेंज नहीं होने दूंगा। सुलटा दिया है। देखो इन तीनों में से अगर ये आ जाए कैसे डील करना चाहिए आपको, जैसे हमें डील करना चाहिए ना, वो ऐसा एक में भी नहीं लिखा है। आप जानते हैं डाइल्यूट H2SO4 का मतलब H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ऐसे डील करो। H3O प्लस का मतलब क्या है, H प्लस डॉट वाटर। देखो अब बच्चा कंफ्यूज होगा कि सर ये तो कंसंट्रेटेड दिया हुआ है, लेकिन पीछे वाटर भी तो लिखा हुआ है। कंसंट्रेटेड में वाटर मतलब डाइल्यूट। डेढ़ साना एग्जामिनर है, सुलटाने की कोशिश कर रहा है। क्लियर। तो यहां से कौन आएगा आपका H प्लस, और वो वाटर है ही। क्लियर। तो सभी रिएक्शन कंडीशन सिमिलर है। सबसे पहले बताओ कौन जुड़ेगा, H प्लस। तो यहां से ये जाकर जुड़ जाएगा H प्लस, और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी बताइए, कार्बोकेटाइन। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने H प्लस यहां पर इसलिए जोड़ा है ताकि मैं रिंग एक्सपांशन करवा सकूं? नहीं भाई, मेरे पास दो ऑप्शन थे, सुनो ध्यान से। या तो मैं यहां H प्लस जोड़ता तो प्राइमरी केटाइन बनता, या मैं यहां जोड़ू तो सेकेंडरी। तो मैंने सेकेंडरी बनाया क्योंकि मोर स्टेबल था। अब सोचूंगा आगे क्या करना है, बताइए। कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट। क्या ये रीअरेंज करना चाहेगा? हाँ, इनफैक्ट ये दो बार रीअरेंज करेगा। एक बार रीअरेंज करके ये इसमें जाएगा। मैं जानता हूं आप कह रहे हैं कि बता दे, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि ये मैं बता चुका हूं रिंग एक्सपांशन में। क्लियर, पहले बता देता हूं। तो यहां पर आपका होगा 1,2 सिग्मा शिफ्ट। तो यहां से यहां तक आपको जाना आना चाहिए। आप कितने भी अपशब्द कहो, जब भी रिंग एक्सपांशन इन्वॉल्व होगा मैं सीधा जाऊंगा। मुझे पता है यहां सबसे ज्यादा तकलीफ आती है, तो अपने वापस जाके नोट्स चेक करें, क्योंकि अगर मैंने बता भी दिया ना तो तुम फिर अपना दिमाग खर्च नहीं करोगे। फिर से आपका बना हुआ केटाइन क्या करेगा, रीअरेंज। और यहां पर देखने को मिलेगा 1,2 हाइड्राइड सिफ्ट। तो यहां पर कार्बोकेटाइन दो बार रीअरेंज करेगा, और फाइनली ये कार्बोकेटाइन इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब बताइए, क्या ये कार्बोकेटाइन फर्दर रीअरेंजमेंट करना चाहता है? नहीं। तो अगला टास्क बताइए, बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल। एंड हु इज न्यूक्लियोफाइल? वाटर। कैसा न्यूक्लियोफाइल है? न्यूट्रल। एच हटा के सीधा जोड़ दो। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। क्या बनकर आ गया है? एल्कोहल। तो 3 डिग्री एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब देख लो, क्वेश्चंस मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस और कुछ भी नहीं है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट? बताइए अगले पार्ट में क्या होगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमारे सामने है, यहां से ये इसको अपना पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। बताइए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कौन से कार्बन पर आप H प्लस जोड़ेंगे? ऊपर वाले पर, नीचे वाले पर? यहां H प्लस जोड़ेंगे और यहां बनाएंगे कार्बोकेटाइन, बिकॉज द फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। मेरे पास दो चॉइस थी दोस्त, मैं यहां H प्लस जोड़ता, यहां केटाइन बनता। यहां H प्लस जोड़ा, वहां केटाइन बना, तो मैंने वहां जोड़ा जहां से स्टेबल बना। बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम, पूछो क्या ये रीअरेंज करेगा? नहीं। तो दूसरा काम, बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल। एंड हु इज न्यूक्लियोफाइल? वाटर। और दोस्त न्यूट्रल है, ये करेगा अटैक, बॉन्ड बनेगा खटैक। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के केस में सीधा है चटाकर जोड़ दे। तो एक दिन सुनना, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल गिव सेम प्रोडक्ट? आंखें खोलो, दोनों रिएक्टेंट लेकिन दोनों का एंड प्रोडक्ट ऐसे भी आएंगे। तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको बताता हुआ चल रहा। ऐसे क्वेश्चंस आपको अपनी ईएलपी में भी दिखाई देंगे। एल्किन की ईएलपी जबरदस्त है, हाँ मैंने बनाई है। ठीक है भाई, हो गई मेरी वाह वाह। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सभी ने सुलटा दिया है।
अगले क्वेश्चन को जरा ट्राई कीजिए। अगले क्वेश्चन को जरा ट्राई करेंगे। सुलटा दिया है क्या? देखो, अल्कोहल और वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ में कोई खास फर्क? तो वाटर प्रोटोनेट नहीं कर पा रहा था एल्कीन को, तो अल्कोहल की भी औकात H प्लस नहीं आएगा यहां से भी। आपका अल्कोहल भी ऐसे नहीं टूटता है, H प्लस NaO माइनस। तो यहां पर अल्कोहल भी आपका कैसा है? वीक एसिड, जस्ट लाइक योर वाटर। तो इसकी भी रिएक्शन करवानी है तो कैटालिस्ट चाहिए, वाटर की तरह। तो बताइए, इन दोनों में ये क्या लिखा हुआ है? कैटालिस्ट। H2SO4 एज ए कैटालिस्ट लिया गया है। तो बताइए, दोनों से यहां से भी क्या आएगा? H प्लस, वहां से भी H प्लस। तो सबसे पहले H प्लस को जोड़ेंगे और इस तरीके से जोड़ेंगे ताकि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सके। ये कार्बोकेटाइन बन गया है। बताइए, कार्बोकेटाइन का पहला काम क्या ये रीअरेंज होना चाहेगा? नहीं। दूसरा काम, बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल। एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल? अल्कोहल। तो जब भी कोई न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल अपने लोन पेयर शेयर करे ना, तो जो एटम लोन पेयर दे रहा है उसका एच हटा के सीधा जोड़ दिया करो। तो यहां पर अगर अपन सीधा जोड़ेंगे तो बताओ कौन जुड़ा हुआ मिलेगा? OCH3। और आप देख सकते हो इस बार बना हुआ प्रोडक्ट आपका क्या है? ईथर। क्या है? ईथर। अब देखो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस आपके नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, ठीक है? इस कैटेगरी के हमने पहले भी किए हैं, इसमें हमने रीअरेंजमेंट वाले इन्वॉल्व नहीं किए क्योंकि वो HX के एडिशन में कर चुके हैं, वो मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस। आइए अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये ऑक्सीजन है भाई। दोनों बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने, दोनों ही बेहतरीन क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं। वन इक्विवेलेंट का मतलब एक ही डबल बॉन्ड पर एडिशन करवाना, यानी कि ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं कि आपको एक ही डबल बॉन्ड पर एडिशन करवाना है। अब आप डिसाइड कर लो, वन इक्विवेलेंट मतलब मिथेनॉल का 1 मोल दिया गया है, तो या तो एडिशन इस डबल बॉन्ड पर होगा या इस डबल बॉन्ड पर होगा। कहता है चॉइस आपकी है। बताइए कौन से वाले डबल बॉन्ड पर आप एडिशन करवाएंगे? क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्त? क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपके पास, ध्यान से सुनो, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है और आपका रिएजेंट यानी कि इलेक्ट्रोफाइल लिमिटेड दिया गया है, लिमिटिंग रिएजेंट की फॉर्म में है, जैसे ये किसकी तरह है? लिमिटिंग रिएजेंट। पहले ये खत्म होगा तो आपको उस डबल बॉन्ड पर रिएक्शन करवानी है जहां से केटायन ज्यादा स्टेबल बने। अब आपको सोचना है, यहां पर भी एक बार एडिशन करवा के केटायन बनाकर देखो और यहां पर भी एक बार एडिशन करवा के केटायन बना के देखो। मेरे हिसाब से आपको यहां से बताओ क्या मिलेगा? H प्लस। सीधा ऐसा लिखना आना चाहिए। तो ये इसको अपना पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अगर इसने अपना पाई इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो मेरे हिसाब से आपको ये वाला कार्बोकेटायन यहां पर जनरेट करना चाहिए। यहां पर आप जोड़ेंगे H प्लस और यहां पर बनाएंगे कार्बोकेटायन। क्या मैं सही कह रहा हूं? देखो, इस डबल बॉन्ड पर एडिशन से केटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा। अब कुछ अल्फा H काउंट कर रहे होंगे, बैक बॉन्डिंग।
तो ये वाला केटायन ज्यादा स्टेबल है, यही रिएक्शन होगी। बताइए अगले स्टेप के अंदर कौन आ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कौन है आपका? मीथेनॉल। जब भी आपका न्यूक्लियोफाइल दोस्त न्यूट्रल हो, कैसा हो? न्यूट्रल हो, तो आप जानते हैं एच हटा के सीधा ही जोड़ दीजिए। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। यहां पर आपको OCH3 जुड़ा हुआ नजर, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्त। अगला क्वेश्चन फिर से ट्राई कीजिए। अगर ऊपर वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप नीचे वाले क्वेश्चन पर ट्राई करेंगे। दोनों जगह H प्लस जोड़ के देख लो, कौन से डबल बॉन्ड पर H प्लस के जुड़ने से केटायन ज्यादा स्टेबल बन रहा है? कौन से वाले के? जी हां। एक और पॉइंट बताऊं, सुनो ध्यान से। इस डबल बॉन्ड का न्यूक्लियोफिलिक नेचर ज्यादा है, क्योंकि अल्फा H ज्यादा है। इस डबल बॉन्ड का न्यूक्लियोफिलिक नेचर ज्यादा था O के प्लस R की वजह से। क्लियर? कहीं से भी देख लो, आपके आंसर सही आएंगे। तो मैं आपको दोनों ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन, अगर मैंने ऊपर वाले डबल बॉन्ड पर H प्लस जोड़ा, पहले मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम दूर करो। अगर मुझे इस वाले डबल बॉन्ड पर H प्लस जोड़ना है तो किधर जोड़ूंगा? इधर या उधर? इधर जोड़ूंगा। और यहां पर क्या बनाऊंगा? कार्बोकेटायन। सही बात है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो अगर हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, अगर मैंने किधर जोड़ा है? इधर वाले पर, तो मैं बताऊं किधर जोड़ूंगा? इधर जोड़ूंगा। और यहां पर क्या बनाऊंगा? कार्बोकेटायन। क्या ये पॉइंट सही है? जी हाँ। तो हमारे सामने दोनों डबल बॉन्ड में से कौन से डबल बॉन्ड के ऊपर आपका एडिशन होना चाहिए? इस पर या इस पर? ऊपर वाले पर। क्वेश्चन को कर लोगे पक्का? चलिए, तो इसको ब्लैंक छोड़ दो फिलहाल के लिए। कारण जब आप रिवाइज करोगे उस टाइम पर आपका दिमाग चमकना चाहिए। पहले अगर आंसर लिखे रहेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट देखो, इतना बताने के बाद आंसर तो लिख ही दो, हमारा भरोसा मत करो, पता नहीं हम क्या बना दें। तो आंसर बता तो दिया भाई, दोनों केटायन में से ये केटायन मोर स्टेबल। नेक्स्ट हमारी हेडिंग रहेगी मार्कोनिकॉफ रूल। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है दैट इज मार्कोनिकॉफ रूल। ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने है मार्कोनिकॉफ रूल। इसको पढ़ा जाता है मार्कोनिकॉफ। ये दोनों एक ही केमिस्ट हैं, दोनों अलग अलग केमिस्ट नहीं है। क्लियर? इसको प्रोनाउंस ऐसे किया जाता है, वह नहीं बोला जाता, फै बोला जाता है। तो इंडियंस को कितना भी समझा लो, हमें बोलने पर आएगा तो हम बोलेंगे मार्कोनिको। तो एनसीईआरटी ने इसकी जो है स्पेलिंग है वो चेंज कर दी है। क्या लिख दिया है? मार्कोनिको। तो ये और ये दोनों सेम केमिस्ट है, अलग केमिस्ट नहीं है। कभी आप सोचो मैंने तो वो वाला रूल पढ़ा था, ये कहां से आ गया है? तो कुछ बुक्स ये भी स्पेलिंग लिखती हैं, कुछ बुक्स आपकी ये वाली स्पेलिंग भी लिख दी है। एक ही बात है। जैसे मैं नॉर्मली बताता हूं, वॉक्सवैगन नहीं होता है, फोक्सवैगन होता है। वो वह को है बोलते हैं, वह को क्या बोलते हैं? है बोलते हैं। तो इसको प्रोनाउंस ऐसे किया जाता है मार्कोनिकोफ। आगे भी आएगा, लिखा होगा, प्रोनाउंस होगा सेट जफ, और हम बोलेंगे जेट सव, उसके साथ भी दिक्कत आएगी। अब देखिए भाई, बातें कम करेंगे। ये जो रूल है, रूल का मतलब ऑब्जर्वेशन बेस्ड। ये रूल जो है ये मार्कोनिकॉफ ने दिया था लगभग 1869, मतलब 1869। आप देख सकते हैं बहुत साल हो गए हैं। उस टाइम तक इस रिएक्शन का मैकेनिज्म नॉन नहीं था। पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिए। लगभग जो ये मैकेनिज्म दिया गया था 1869 के आसपास दिया गया था, और उस टाइम तक ये जो मैकेनिज्म आप पढ़ रहे हो ये नॉन नहीं था। वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करवाए, एक्सपेरिमेंट से बनने वाले प्रोडक्ट्स को देखकर उसने एक ट्रिक दी कि जब भी एडिशन रिएक्शन करवाओ ना तो इस ट्रिक से प्रोडक्ट बना सकते हो। हमें उस ट्रिक से कभी भी नहीं जाना है। हालांकि बाद में उसने अपने रूल को मॉडिफाई किया और बताया
कि ऐसा नहीं है, मोर स्टेबल केटाइन के थ्रू रिएक्शन जाती है। पर ओरिजिनली जब ये रूल दिया गया था तब तक इस रिएक्शन का मैकेनिज्म नॉन नहीं था कि केटाइन बनता, मालूम ही नहीं था। बाद में उसने अपने रूल को मॉडिफाई किया। तो हम बिल्कुल ओरिजिनल रूल की तरफ से ही चलेंगे। हमें कभी भी इसके हिसाब से रिएक्शन नहीं करवानी है, बस बने हुए प्रोडक्ट को देखेंगे कि इसके हिसाब से बना है या नहीं बना है। मैं आपको बता दूं, सारी जितनी भी और बुक्स है ना, सबने मार्कोनिकॉफ रूल को मॉडिफाई करके लिखा हुआ है। आपकी एनसीईआरटी एकमात्र ऐसी बुक है जो मार्कोनिकॉफ के ओरिजिनल रिसर्च पेपर में स्टेटमेंट थी, वही स्टेटमेंट छापी है एनसीईआरटी ने, बाकी कहीं से मैच नहीं करेगी। बाकी सबने थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई किया कि H+ वहां जाएगा, ये वहां जाएगा। एनसीईआरटी ने कोई ऐसी बातें जो ओरिजिनल जो उसकी स्टेटमेंट थी उसके रिसर्च पेपर में, वही स्टेटमेंट एनसीईआरटी ने रखी है। तो पहले मार्कोनिकॉफ रूल की हम डेफिनेशन लिखेंगे। This rule states that this rule states that this rule states that this rule states that negative part of the adding molecule, negative part of the adding molecule, negative part of the adding molecule gets attached to that carbon atom. Negative part of the adding molecule gets attached to that carbon atom which has lesser number of hydrogen atoms, which has lesser number of hydrogen atoms, which has lesser number of hydrogen atom। कहता है जब आप एडिशन करवाते हो ना, तो जो आप जोड़ रहे हो उसका नेगेटिव पार्ट यानी कि न्यूक्लियोफिलिक पार्ट वहां जोड़ दो जहां पर डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन कम है। ये उसकी ओरिजिनल स्टेटमेंट थी दोस्त, जो एनसीईआरटी से मैंने आपको बोली है। अगला पॉइंट लिख दीजिए इसमें, मार्कोनिकॉफ रूल इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। मार्कोनिकॉफ रूल इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। अनसिमेट्रिकल आप जानते हो, जिसमें नंबरिंग एक ही साइड से हो पाए। मार्कोनिकॉफ रूल इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के केस में मार्कोनिकॉफ रूल एप्लीकेबल है, सिमेट्रिकल के केस में एप्लीकेबल नहीं है। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, दो कोड़ी की बात है, अभी बताऊंगा मैं आपको, ध्यान से सुनिए। पहली बात, सिमेट्रिकल के केस में क्यों एप्लीकेबल नहीं है मैं बताता हूं। अगर हम बात करना चाहें, ये हमारे सामने एक एल्कीन है? आप बताओ सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अगर मैं इसका रिएक्शन किसके साथ करवाता हूं, HBr के साथ, तो देखो HBr के अंदर इस पर कैसा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, और इस पर पार्शियल। तो इसकी बात कर रहा था कि ये वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन। अब बताओ दोनों साइड हाइड्रोजन क्या है, तो इसमें फर्क ही नहीं पड़ता है, इधर जोड़ दो या उधर जोड़ दो, प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम। इसलिए सिमेट्रिकल में बात ही नहीं करनी, कोई मतलब ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। तो ये जो आपके एल्कीन है, ये कौन सी एल्कीन है, सिमेट्रिकल। कहता है सिमेट्रिकल में तो कोई दिक्कत ही, अगर आप इधर जोड़ो तो इधर केटाइन बन जाएगा, इधर जोड़ो तो उधर केटाइन बन जाएगा, दोनों केटाइन क्या बनेंगे, सेम, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी कहता है कि आपके हाइड्रोजन आपका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, एनायनिक पार्ट वहां जाना चाहिए जहां पर हाइड्रोजन कम है। तो इसमें यहां जोड़ा या यहां जोड़ा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम। इधर Br जोड़ो इधर Br जोड़ो, कोई फर्क। तो सिमेट्रिकल के केस में मार्कोनिकॉफ रूल की जरूरत ही नहीं है। आइए अनसिमेट्रिकल के केस में बात करते हैं दोस्तों। जैसे ये एल्कीन हमारे सामने, ये अनसिमेट्रिकल, आप जानते हो नंबरिंग केवल यहीं से होगी, सही बात है कि नहीं है। अब इसके केस में अगर हम HBr की रिएक्शन करवाएं, किसकी रिएक्शन करवाएं, HBr की, तो मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है वो कह रहा है, क्योंकि उसके टाइम तक मैकेनिज्म नॉन ही नहीं था। कहता अपने रिएजेंट को देखो, इस पर कैसा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, और इस पर पार्शियल नेगेटिव। तो कहता है नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां डबल बॉन्ड के कार्बन पर हाइड्रोजन कम है। बताओ इस पर कितने हाइड्रोजन है, 2, और इस पर 1। तो कहता है सीधा प्रोडक्ट बना दो, इधर किसको जोड़ दो, Br को, और दूसरी साइड किसको जोड़ दो, H को। हालांकि बात उसकी सही है, हम तो मैकेनिज्म के थ्रू गए हैं। आप जानते हैं यहां पर H+ जुड़ेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। आगे बात समझ में, हम तो हमेशा ही केटाइन के थ्रू चलेंगे। अगर बना हुआ प्रोडक्ट उसके रूल से आ रहा है तो मार्कोनिक प्रोडक्ट बोल देंगे, उसके रूल के हिसाब से नहीं आ रहा है
तो एंटी मार्कोनिक बोल देंगे, हमें कोई लेना देना नहीं है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? जैसे ध्यान से सुनिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने एल्कीन है, मैं रिएक्शन करवा रहा हूं किसके साथ? वाटर के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। तो वाटर को भी आप ऐसे देखो, ये हमारे सामने H है और ये OH, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल, सो दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक पार्ट एंड दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। तो बताइए मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से यहां पर कौन जाना चाहिए? OH, और यहां पर कौन जाना चाहिए? H, और आप मैकेनिज्म से जाओगे तो भी यही प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो प्रोडक्ट बने हैं वो मार्कोनिकॉफ रूल से बने हैं। हालांकि केटायन के थ्रू भी यही प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन हमें उसकी बातों में नहीं आना है। हम जाएंगे किसके थ्रू? मोर स्टेबल कार्बो केटायन के थ्रू। जैसे अगले क्वेश्चन की तरफ सभी लोग ध्यान देंगे, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमारे सामने ये एक एल्कीन दिया गया है। क्या दिया गया है? एल्कीन। इसको हम एक्रोलिन बोलते हैं। इसकी रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ? HCl के साथ। अब ध्यान से सुनना, HCl के साथ करवाई गई है। रिएक्शन के आगे बढ़ने के कितने रास्ते होंगे? दो। देयर विल बी पार्शियल पॉजिटिव, देयर विल बी पार्शियल नेगेटिव। दिस टाइम आई एम इग्नोरिंग मार्कोनिकॉफ रूल, हम बेसिक फंडे से आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो आपका ये बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक नेचर का थोड़ी है, पोलर पाई बॉन्ड तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, ये है न्यूक्लियोफिलिक नेचर। तो ये इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये यहां से बॉन्ड तोड़कर जाए। अब बताओ H प्लस के जुड़ने की दो संभावना है, एक यहां पर और एक दोनों जोड़ो। पहला हमने क्या किया? पहला अगर अपन बात करना चाहें तो हमने इधर जोड़ दिया है क्या? H प्लस, और ये क्या बना दिया है? कार्बो केटायन। पक्का? दूसरे बच्चे ने क्या किया कि अगर अपन बात करना चाहें, इधर जोड़ दिया है किसको? H प्लस, और ये बना दिया है कार्बो केटायन। कैन यू टेल मी विच कार्बो केटायन इज मोर स्टेबल? Which carbocation is more stable? ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट टू द पोलर पाई बॉन्ड, हाईली अनस्टेबल। आ गया जीओसी लौट के? तो ये केटाइन नहीं बनाना है, इसका मतलब हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे, हम इस रास्ते से जाएंगे। बताइए केटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट, क्या ये रीअरेंज होकर इधर आना चाहेगा? कभी नहीं। तो दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, ये करेगा अटैक एंड बॉन्ड बनेगा खटैक। तो हमारे सामने जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो कुछ इस प्रकार से, बताइए यहां पर कौन जुड़ गया है? H, और यहां पर अगर अपन बात करना चाहें कौन जुड़ गया है? Cl। इसी प्रकार से जुड़ा, सॉरी उल्टा कर दिया हमने, A, यहां पर कौन जुड़ गया है? H, और यहां पर कौन जुड़ गया है? Cl। अब सोचो, बने हुए प्रोडक्ट को देखकर बताओ ये मार्कोनिक एडिशन हुआ है या नहीं हुआ है? भाई मार्कोनिक के हिसाब से Cl को कहां जाना चाहिए था? Cl को यहां जाना चाहिए, Cl को वहां जाना चाहिए था जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम, तो Cl को यहां जाना चाहिए था, यहीं जाना चाहिए था, लेकिन Cl मेन प्रोडक्ट में वहां जा नहीं। तो जो एडिशन प्रोडक्ट मार्कोनिक रूल के हिसाब से नहीं बनेगा उसे एंटी मार्कोनिक एडिशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ये दोनों प्रोडक्ट मार्कोनिक ऑफ रूल के हिसाब से बने हुए मेजर, तो इसे हम क्या बोलते हैं? मार्कोनिक एडिशन। मार्कोनिक ऑफ एडिशन। और ये वाली रिएक्शन में क्या हुआ है? एंटी मार्कोनिक एडिशन। मार्कोनिक ऑफ रूल से हो जाएगा तो मार्कोनिक, अदरवाइज एंटी मार्कोनिक। आपसे ऐसा पूछेगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंटी मार्कोनिक एडिशन विल टेक प्लेस, तो हमें केटायन की स्टेबिलिटी से ही प्रोडक्ट बनाना है। बनाने के बाद हम चेक करेंगे कि मार्कोनिक के हिसाब से आ रहा है या नहीं। पहले हम कभी भी मार्कोनिक ऑफ रूल नहीं लगाएंगे, सिंपल सा फंडा है। हम मोर स्टेबल केटायन के थ्रू ही जाएंगे, केटायन बना लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि ये प्रोडक्ट मार्कोनिक ऑफ के हिसाब से बना भी है या नहीं। ध्यान रखना, पोलर पाई बॉन्ड के बाजू में कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल, भले ही ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, फिर भी स्टेबिलिटी इसी की ही ज्यादा है। नोट कर लेना, इसको जीओसी से बताता हुआ आ रहा हूं जनाब। ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, फिर भी स्टेबिलिटी इसी की ही ज्यादा है। नोट कर लेना, इसको जीओसी से बताता हुआ आ रहा हूं जनाब।
बाहर पूछ लेना, बता दूंगा ना। आप गलत जा रहे हैं ना बेटा, अपने दिमाग में बात सेट है, रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबिलिटी आती है एज कंपेयर टू हाइपर। खोलो देखो 3 डिग्री बना हुआ है, 3 डिग्री है। 3 डिग्री और एलाइल केटाइन में ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है? खत्म हो गया क्वेश्चन। किसमें? मैंने नो अल्फा एच नहीं बोला, मैंने 3 डिग्री बोला था। डिग्री बहुत बड़ी चीज होती है केटाइन की स्टेबिलिटी में। इस वाले ऑप्शन के बाजू में जरूर लिखना, कार्बोकेटाइन नेक्स्ट टू द पोलर पाई बॉन्ड हाईली अनस्टेबल, वरना जब भी रिवाइज करोगे परेशान होगे। अगले क्वेश्चन को सुलटाओ। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में जब आप रिवाइज करेंगे, दोनों पॉइंट लिखे हुए हैं, पोलर पाई बॉन्ड के बाजू में केटाइन नहीं बनाना, CH3 के बाजू में भी केटाइन नहीं बनाना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट विल डी स्टेबलाइज। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ सकते हो। दो तरीके से रिएक्शन आगे बढ़ेगी दोस्त, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल नेगेटिव। ये इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन देगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर निकल लेगा। पहली पॉसिबिलिटी देखिए क्या रहेगी। पहली पॉसिबिलिटी के अंदर अगर अपन बात करना चाहें तो आपका जो H प्लस है वो यहां जुड़ जाए, अगर यहां जुड़ेगा तो यहां क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। आप देखिए CF3 के बाजू में कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। इसको मैं समझाने के लिए और बढ़िया तरीके से लिख देता हूं। हाईली अनस्टेबल होता है क्योंकि फ्लोरीन का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर डिस्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटाइन को। ये आपके सामने कार्बोकेटाइन बनाया आपने, यहां पर किसको जोड़ दिया है? H प्लस को, और यहां पर क्या बना दिया है? कार्बोकेटाइन। समझने के लिए एक बार सोचो, आंखें खोलो, बॉन्ड में पोलैरिटी बताओ, यहां पर पार्शियल नेगेटिव, यहां पर पार्शियल, एडजेसेंट एटम्स पर सिमिलर चार्ज आने लगा, हो गया बर्बादी है। पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल, फिर से पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल, तो ये कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल है। इसकी बजाय तो आप प्राइमरी बना लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्लियर? तो यहां पर हम जोड़ेंगे किसको? H प्लस को, और ये क्या बनाएंगे? कार्बोकेटाइन। इसका मतलब इन दोनों केटाइन में से ये वाला कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है और ये वाला कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है। तो आप बताइए आपकी रिएक्शन कहां से जाएगी? लेस स्टेबल के थ्रू या मोर स्टेबल के थ्रू? मोर स्टेबल। तो रिएक्शन यहां से नहीं जाएगी, रिएक्शन यहां से जाएगी। बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम, दोस्त पूछो क्या ये रीअरेंज करना चाहेगा? दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, ये करेगा अटैक और बॉन्ड बनेगा खटैक। सो यहां पर आपको जुड़ा हुआ मिलेगा कौन? H, और यहां पर आपको जुड़ा हुआ मिलेगा कौन? Cl। सभी थोड़ी देर के लिए पेन रोकेंगे और सुनेंगे।
बताओ ये जो HCl जुड़ा है ये मार्कोनिकॉफ रूल से जुड़ा है या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल? देखो मार्कोनिक ने क्या बोला था कि भाई जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, एनायनिक पार्ट है रिएजेंट का, यानी कि Cl माइनस, वहां जुड़ना चाहिए जहां हाइड्रोजन कम। तो इस कार्बन पर हाइड्रोजन कम है, Cl यहां जुड़ना, लेकिन यहां नहीं जुड़ा, तो ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं कर रहा। जो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं करेगा वो आपका एंटी मार्कोनिक एडिशन कहलाएगा। सिंपल सी बात है। क्लियर? तो हमें कभी भी उसके रूल के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बनाना है, हम हमेशा ही जाएंगे थ्रू स्टेबल कार्बो केटायन, बनने के बाद चेक करेंगे कि मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है या नहीं लग रहा है। सिंपल सी बात है। क्लियर? तो इसके पीछे भी लिख दो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो मैंने मार्कोनिकॉफ रूल को भी एक्सप्लेन कर दिया है, पर पहले हमने केटाइन पर ज्यादा बातें की, क्योंकि ये तो एक प्रकार की ट्रिक है, अगर हम इसी से क्वेश्चंस बनाने लगते तो बाद में सुलटने लगते। ये तो प्लस माइनस बना के जोड़ने वाला ट्रिक होता है, सुलटा दिया है। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अब आएगी इस रिएक्शन की फिर से लौट कर स्टीरियो केमिस्ट्री। अभी तक जितने भी आपने रिएजेंट पढ़े हैं ना दोस्त, टेक्निकली उनमें जुड़ा सबसे पहले H प्लस ही है। जुड़ा कौन है? H प्लस। आइए मैं एक साइड रिएजेंट की कैटेगरी बना देता हूं, फिर उसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी आपको बता देता हूं। आगे बढ़ सकता हूं? देखिए अभी तक जो हमने रिएजेंट्स डील किए हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। रिएजेंट्स, उसमें कौन रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और कौन रहेगा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट? सबसे पहले हमने डील किया है किसके साथ? HX के साथ। आप बताओ जब HX एल्किन के साथ रिएक्शन किया तो H किसकी फॉर्म में जुड़ा? H प्लस की फॉर्म में जुड़ा। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट आप कह सकते हो कि H प्लस बना के जोड़ सकते हो। और X किसकी फॉर्म में जुड़ा? X माइनस की फॉर्म में। सही बात है कि नहीं है? नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो फिर हमने पढ़ा कंसंट्रेटेड H2SO4, तो H2SO4 में H जुड़ा जाके, लेकिन किसकी फॉर्म में? H प्लस की फॉर्म में। फिर कौन जुड़ा? HSO4 माइनस। पक्का? जी हां, तो इनको ऐसे हैंडल कर सकते हो। फिर आपने देखा यहां पर किसकी बात करें? डाइल्यूट H2SO4 की बात कर लो, या फिर अगर अपन बात करें H3O प्लस की बात कर लो। ये सब का मतलब क्या है? सेम। तो इनमें भी पहले H प्लस ही जुड़ा था। क्लियर? लेकिन फ्री H प्लस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। और न्यूक्लियोफाइल कौन था इसमें? वाटर। वाटर, वाटर इज द न्यूक्लियोफाइल। तो इधर देखो कंसंट्रेटेड है तो न्यूक्लियोफाइल HSO4 माइनस था, क्योंकि वाटर है ही, और डाइल्यूट है तो न्यूक्लियोफाइल वाटर है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? नोट डाउन कर देंगे। देखिए ये जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है ना, ये एनसीईआरटी की थ्योरी में नहीं है, पर इस पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है, तो मैं इस पर आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं लिख रहा हूं। क्योंकि अगर कहीं एग्जाम्पलर में या एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है ना, तो मैं उसको मानता हूं एनसीईआरटी में है, क्योंकि एनसीईआरटी अलग अलग तरीके से चीजें सिखाती है। कहीं पर किससे सिखाएगी? थ्योरी से, तो क्वेश्चन नहीं देगा। कहीं सीधा क्वेश्चन देगा तो थ्योरी नहीं देगा। किसी भी फॉर्म में अगर क्वेश्चन एनसीईआरटी में है तो हमें उसको कवर करते हुए चलना पड़ेगा। और किसी जमाने में कहते हैं कि एम्स में क्वेश्चन आया था, अब वो एम्स में आया था कि नहीं आया था पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। लिखे इसके अंदर, in both these reaction the electrophilic part, in both these reactions the electrophilic part, in both these reactions the electrophilic part, ब्रैकेट में लिख लो H प्लस, इन दोनों का इलेक्ट्रोफाइल H प्लस ये टेक्निकली। in both these reactions the electrophilic part, ब्रैकेट में क्या लिख लो? H प्लस, has no lone pair, has no lone pair, H प्लस के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है।
हैज नो लोन पेयर, कोमा, hence free carbocation is formed. Hence free carbocation is formed. Hence free carbocation is formed. तो क्या बनता है यहां पर? फ्री कार्बोकेटाइन बनता है. इस लाइन को अभी इग्नोर कर दो, अगली रिएक्शन से समझ में आएगा. देखो H प्लस के पास कोई लोन पेयर है क्या? तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल ऐसा होगा जिस पर लोन पेयर नहीं होगा तो कार्बोकेटाइन जनरेट होगा. क्लियर? तो अभी इस पर आपको ध्यान नहीं देना है. आइए हम बात करते हैं, पेन डाउन होंगे सभी के, किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. मान लीजिए हमारे सामने ये एल्कीन है, रिएक्शन किसके साथ करवा रहा है? HBr के साथ, और रिएक्शन आपको समझ में भी आ गई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. लेकिन हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मेजर प्रोडक्ट्स. नंबर ऑफ मेजर प्रोडक्ट्स, सभी के पेन डाउन होने चाहिए. अब इस क्वेश्चन पे जरा सोचो, क्या ये रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है? हाँ सर, उसमें तो क्लियरिटी है सर. तो सर फिर एक से ज्यादा कैसे बनेगा? मेजर प्रोडक्ट कहां से आता है? लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू या मोर स्टेबल का? मोर स्टेबल एक बनेगा कि एक से ज्यादा? फिर एक से ज्यादा प्रोडक्ट कैसे बन सकते हैं? फिर हमसे नंबर ऑफ मेजर प्रोडक्ट्स कैसे पूछ रहा है? इसका मतलब तो यह है कि आपका एक जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है उससे भी एक से ज्यादा प्रोडक्ट जो स्टीरियो में अलग हो सकते हैं. आगे बात समझ में? आप देखना, फिर से कनेक्ट करूंगा आपको रेडिकल वाले ही स्टीरियो से. बहुत लिंक्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आप कॉन्सेप्चुअली चलोगे तो. आइए मुझे पूरा मैकेनिज्म लिखने दीजिए. अगर अपन बात करना चाहें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, हर दूसरे क्वेश्चन में मैकेनिज्म रिपीट हो रहा है, उसके बावजूद भी अपने को रिएक्शंस नहीं चमकती हैं. तो सिंपल सा फंडा है कि अपन ध्यान नहीं दे रहे. ये एल्कीन है, रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूं दोस्त? HBr के साथ. रिएक्शन आगे बढ़ेगी. बताइए, ये एल्कीन इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यहां पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल, ये बॉन्ड तोड़कर चला जाएगा. दो केटाइन की फॉर्मेशन हो सकती है. कितने केटाइन की? दो केटाइन की. एक हमारे पास ये रिएक्शन का पाथ हो सकता है, यहां H प्लस जुड़े और यहां पर कार्बो केटाइन, साथ में कौन बनेगा? Br माइनस. सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? दूसरा रास्ता रिएक्शन के जाने का ये हो सकता है, आंखें खुली रखेंगे सभी लोग, कि आप यहां पर तो किसको जोड़ दें? H प्लस को, और यहां पर क्या बना दें? कार्बोकेटाइन, और साथ में कौन बनेगा? Br माइनस. देखो हमसे रिएक्शन में क्या पूछ रहा है? पॉसिबल प्रोडक्ट पूछ रहा है क्या? नहीं. पॉसिबल होता तो ये भी बनता. हमसे क्या पूछ रहा है? और हम सीख चुके हैं मेजर प्रोडक्ट मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू ही आता है. क्या ये पॉइंट क्लियर है? इन दोनों कार्बोकेटाइन में से दोस्त ये वाला आपका कैसा है? लेस स्टेबल. पक्का? और ये वाला कैसा है? मोर स्टेबल. क्या ये बात आपको क्लियर है? जी हां, ये बात हमें 100% क्लियर है. तो रिएक्शन तो यहीं से आगे जाएगी. अब ध्यान से सुनना. कैन यू टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बोकेटाइन? इट इज sp2. पक्का? बिल्कुल सही. आइए मैं आपसे कुछ बातें जान लेता हूं, क्योंकि आप गजनी स्टाइल लोग हैं, जीओसी की बातें भूल चुके होंगे. हाँ, मैं भी हूं. कार्बोकेटाइन की अगर अपन बात करना चाहें, पर्टिकुलरली मिथाइल केटाइन अगर अपन लिखे, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती थी? sp2. पक्का? और इसकी ज्योमेट्री की अगर अपन बात करें मिथाइल कार्बोकेटाइन की, यही होती थी क्या? पर इसके पास एक एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है. रेडिकल के पास वो हाफ फिल्ड था और इसके पास वैकेंट. तो इसके पास भी क्या है? p ऑर्बिटल. और आप जानते हैं इसी p ऑर्बिटल की वजह से ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस करता है, इसी से बैक बॉन्डिंग करता है, इसी से ही हाइपर कॉन्जुगेशन, और आज इसी की वजह से रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा. क्लियर? ध्यान से सुनते रहना. SN1 से पहले क्लियर कर दूंगा चीजों के बारे में, आगे तो रिपीट होता हुआ चलेगा. तो इस कार्बन पर फोकस करेंगे दोस्त जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर फोकस करेंगे. मैं थोड़ा ढंग से आपको समझाना चाहता हूं. जिस कार्बन पर मैंने एरो लगाया उस पर बताओ कितने ग्रुप लगे हुए? 3. एक तो कौन है? हाइड्रोजन, एक इथाइल और एक. पक्का? चलिए समझाने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर जो हमारा मिथाइल है वो मैंने कहां पर लिख दिया है? वेज पर. बताइए हाइड्रोजन को कहां लिख दिया है? डैश पर. और जो इथाइल ग्रुप है कंडेंस फॉर्म में लिख दिया है C2H5 सॉलिड लाइन. क्लियर?
तो देखो ये है C2H5, ये H और ये मिथाइल। अभी भी आप जानते हैं इट हैज ए वैकेंट p ऑर्बिटल। पक्का यही कार्बोकेटाइन है। बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम पूछो, क्या ये रीअरेंज करेगा? दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल। और दोस्त मैं आपको कैसे बताऊं कि आपका जो p ऑर्बिटल है ना उसका खेल है। p ऑर्बिटल हैज 2 लोब्स और दोनों लोब से बॉन्ड बनाने की प्रोबेबिलिटी 50, इधर से भी बॉन्ड बना सकता है। और अगर अपन बात करना चाहें कोई इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहे तो इधर से भी, दोनों लोब में से किसी भी लोब के थ्रू बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है। मतलब ये जो आपका वैकेंट p ऑर्बिटल है ये Br माइनस इधर से भी बॉन्ड बना सकता है और इधर से भी, दोनों साइड से बॉन्ड बनाने की प्रोबेबिलिटी 50-50 बराबर है एकदम। क्लियर? तो पहली प्रोबेबिलिटी क्या है कि इसने यहां से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। अगर इसने यहां से बॉन्ड फॉर्मेशन किया तो ये हमारे सामने कार्बन है। बताइए Br कहां पर आकर जुड़ेगा? ऊपर की साइड, यहां पर Br आकर जुड़ जाएगा। फिलहाल आपका कार्बन कैसा था? sp2, अब क्या हो जाएगा? sp3। तो टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा। तो आपके ग्रुप्स इस तरीके से जाएंगे कि टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट बन सके। जो वेज पर था वो वेज पर ही रहने दो, जो डैश पर था वो डैश पर। तो वेज पर कौन था दोस्त? CH3। बताइए डैश पर कौन था दोस्त? हाइड्रोजन। एज इट इज। एक मिनट सर, एक प्रोबेबिलिटी ये भी है कि ये यहां से बॉन्ड बना ले। बिल्कुल सही है। अगर इसने यहां से बॉन्ड बनाया तो आपके सामने किस प्रकार से प्रोडक्ट बनेगा? बताइए ब्रोमीन किस साइड जुड़ा हुआ मिलेगा? नीचे की साइड, नीचे वाली लोब से बॉन्ड बनाया है। जी हाँ, बाकी को एज इट इज रहने दीजिए। सॉलिड लाइन पर कौन है? C2H5। बताइए वेज के ऊपर कौन है? CH3। बताइए डैश के ऊपर कौन है? हाइड्रोजन। पक्का? बताओ ये दोनों प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है? भाई ये कार्बन कैसा हो गया है? sp3। ये कार्बन भी कैसा हो गया? sp3। फिर से आंखें खोलो, देखो ये sp2 था, ये क्या है? sp3। तो इसमें दो सॉलिड लाइन होंगी, एक वेज और एक, तो वेज और डस्ट ऑलरेडी था, सॉलिड लाइन एक थी, तो Br माइनस कहां पर आ गया? सॉलिड पर। अगर इसने यहां से बॉन्ड बनाया तो ऊपर की साइड जुड़ जाएगा, नीचे से बॉन्ड बनाया तो नीचे की साइड जुड़ जाएगा। sp2 से क्या हो गया? sp3। अब अगर मैं गौर से देखू ना दोस्त तो ये बन गया है एक कायरलिटी, चारों ग्रुप अलग है। मैं आपको कैसे बताऊं कि जिन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? सिंगल कायरलिटी सेंटर, वो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? कायरल। कायरल मतलब ऑप्टिकली, और कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज उसका इनेंशियोमर। आप देख सकते हो ये दोनों एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज। एक मिनट सर, एनेंशियोमर को आरएस से भी तो रिलेट करते हैं। बिल्कुल, चलिए आरएस कॉन्फ़िगरेशन बता देते हैं। कायरलिटी सेंटर पर इसको नंबर 1, इसको नंबर, अब जिस बच्चे को आरएस भूल चुका है वो जाके वापस रिवाइज, यही बेस्ट तरीका है। देखो पूरा साथ चलेगा स्टीरियो। इसको नंबर क्या मिलेगा? 3, और इसको नंबर 4। 1 से 2 से क्लॉकवाइज, फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर, सो इट इज हैविंग आर। इसको नंबर, इसको नंबर, इसको नंबर, इसको नंबर 1 से 2 से एंटी, फोर्थ वैरायटी डैश पर एस। तो देख लीजिए दे आर जस्ट हैविंग ऑपोजिट आरएस कॉन्फ़िगरेशन। और ये कायरल मॉलिक्यूल और उसके मिरर इमेज को क्या कहते हैं? इनेंशियोमर्स। और जिस रिएक्शन में बने हुए प्रोडक्ट एक दूसरे के क्या हो? इनेंशियोमर्स, तो रेसमाइजेशन होगा। सो दिस, इन दिस रिएक्शन रेसमाइजेशन विल टेक प्लेस। सही बात या गलत बात? तो इस रिएक्शन के कितने मेजर प्रोडक्ट बनेंगे? 2। दोनों एक ही केटायन के थ्रू जा रहे हैं। मेरा पॉइंट आज भी वैलिड है। अगर आपका sp2 कार्बन कायरलिटी सेंटर में कन्वर्ट होता है, अगर आपका sp2 कार्बन कायरलिटी सेंटर में कन्वर्ट होता है, R भी बनेगा, दोनों बनेंगे। क्या ये पॉइंट सही है? नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ूंगा। ए भाई, मास्टर को चेक करते रहते हो कि कितना देर शांत रह सकता है।
कभी तो फटेगा ये। उस जिस दिन फटेगा इसकी वीडियो बना के इसको वायरल। भाई मुझे वायरल होने का चाहो नहीं, तो आप पढ़ने ए भाई पढ़ाई पर ध्यान दे तो बेटर है। यानी कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में कनेक्टिविटी क्या है, सेम, बस स्टीरियो में अलग अलग है। एनेंशियोमर्स आर टू सेम कंपाउंड और डिफरेंट? डिफरेंट। सेम कैसे हो सकता है अगर आइसोमर है तो? डिफरेंस केवल किस में मिलेगा, स्पेस में। तो एक दिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रेशमाइजेशन विल टेक प्लेस? जिस रिएक्शन में बने हुए प्रोडक्ट एक दूसरे के क्या होंगे, इनेंशियोमर्स, तो वहां पर रेशमाइजेशन होगा। हमें रेशमाइजेशन बस SN1 में ही चमकता है क्योंकि PYQ में आया हुआ है। अगर इस रिएक्शन में आपसे पॉसिबल प्रोडक्ट पूछे जाएं तो कितने बनेंगे, तीन। तीन पॉसिबल, तीन। माइनर को भी इंक्लूड करना है। पॉसिबल में विदाउट रीअरेंजमेंट वाला भी इंक्लूड होगा, मेजर में विद रीअरेंजमेंट जाता है, कुछ प्रोडक्ट विदाउट रीअरेंजमेंट भी बन जाता है। किसमें? इधर वाले से तो एक बनेगा ना, बिकॉज इट इज नॉट ए कायरलिटी सेंटर। ठीक है, देखो कोई पूछ रहा है ना तो उसमें अपने उल्टा नहीं बोलना, सिंपल पढ़ते रहो भाई। आप एक दूसरे को बोलते हो, फालतू में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हो जिसका कोई मतलब नहीं है। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ए जल्दी जल्दी लिखो, टाइम उतना ही मिलेगा। तुम्हारा बस चले ना तो मास्टर के हाथ में तलवार दे दो कि सर उड़ा दो इसको, और सामने वाला अगर सामने वाले में समझदारी नहीं हुई तो उड़ा भी सकता है। हाँ, RD सर तो उड़ा सकते हैं, बाद में सोचेंगे क्या हुआ था। उनको बताना पड़ता है कि नहीं नहीं इतना एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं थी। हम दोनों साथ चलते तो लगता ही है कि पहले शुरुआत मैं करूंगा, लेकिन मैं कभी भी नहीं करता हूं। वो मुझसे, उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है। आप उनको थोड़ा कुछ कहो, फिर देखो दनादन निपटाएंगे। सुलटा दिया है क्या? पर टीचर बहुत ही बेहतरीन है। आपको केवल टीचर से देखने का मतलब है, टीचर में कोई कंपैरिजन ही एक्सक्लूसिव है। क्या हम आगे ये डिस्कशन के लिए इकट्ठा नहीं हुए थे? अभी क्लास के बाद अपन बैठेंगे, रेटिंग करेंगे, जो तुम हॉस्टल में बनाते रहते हो ना, नए नए बच्चों को रेटिंग बना के देते रहते हो, इससे पढ़ना है, इससे नहीं पढ़ना है। ये यहीं तक अच्छा पढ़ाएगा, आगे सुलटा देगा, ये आखिरी तक अच्छा पढ़ाएगा। पूरा तुमने फ्लो चार्ट बना रखा है। सुलटा दिया है। सो इस क्वेश्चन से हमने सीखा है, ए भाई वापस लौटेंगे, एक ही कार्बोकेटाइन से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं जो कि स्टीरियोकेमिकली डिफरेंट होंगे, मतलब स्पेस में एक दूसरे से अलग होंगे। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं इस लैंग्वेज को देखकर कि यार एक से ज्यादा प्रोडक्ट कैसे पूछ रहा है, क्योंकि मोर स्टेबल केटाइन तो एक ही, पर उसी से भी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं। और यहां पर बने हुए प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशन क्या है, इनेंशियोमर्स का। सुलटा दिया है क्या? चलिए
नेक्स्ट, अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगले रिएक्शन के केवल हम पॉइंट्स लिखेंगे क्योंकि रिएक्शन हमारा थोड़ा सा लंबा खींचेगा, ठीक है। तो केवल हम थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिख के छोड़ देते हैं सो दैट मैकेनिज्म हम अगली क्लास में शुरू कर लेंगे। रिएक्शन नंबर कौन सी है? एडिशन ऑफ हैलोजेंस, एडिशन ऑफ हैलोजेंस, एडिशन ऑफ हैलोजेंस, इसको आप कह सकते हैं हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। लिखिए इसके अंदर दो चार पॉइंट। देखिए ये रिएक्शन आप एनसीईआरटी में देखें तो एनसीईआरटी ने बहुत ही लिमिटेड बातें की हुई हैं और साफ लिखा हुआ है यू विल स्टडी दीज रिएक्शन इन हायर क्लासेस, और नीट ने कभी बात भी नहीं की है। पीछे एग्जाम्पलर में भी इससे रिलेटेड कोई बातें नहीं है। नो डाउट जेई एडवांस ने तबीयत से उधेड़ा इनको, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए हम किसकी तैयारी कर रहे हैं। देखिए रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस इन ईएआर, पहला पॉइंट, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस इन ईएआर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैंने बोला था हैलोजन दिख जाए, रिएक्टिविटी की बात करें एक ही ऑर्डर, एक्सप्लेनेशन चेंज हो सकती है, आंसर चेंज सबसे ज्यादा F2, उसके बाद और उसके बाद और बताऊं, दो हैलोजन हमेशा हट जाएंगे, एक पहला और एक कारण चाहे जो भी हो। अगला पॉइंट लिखेंगे रिएक्शन ऑफ F2 with alkenes is explosive, रिएक्शन ऑफ F2, रिएक्शन ऑफ F2 यानी कि फ्लोरीन, रिएक्शन ऑफ F2 with alkene is explosive, is explosive मतलब हाईली एक्सोथर्मिक होती है, एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है तो नहीं करवाते हैं। रिएक्शन ऑफ F2 with alkene is explosive, ब्रैकेट में लिख सकते हो ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी, ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी, बहुत ही एक्सोथर्मिकली रिएक्ट करता है F2, कंट्रोल नहीं होती रिएक्शन। नेक्स्ट, रिएक्शन विद I2 इज रिवर्सिबल, रिएक्शन विद I2 इज रिवर्सिबल, रिएक्शन विद I2 इज रिवर्सिबल, कहता है I2 के साथ जो रिएक्शन है वो क्या रहेगी, रिवर्सिबल, रिएक्शन विद I2 इज रिवर्सिबल। नेक्स्ट पॉइंट, alkenes react with halogens, alkenes react with halogen, alkenes react with halogens to form vicinal dihalides, to form vicinal dihalides, vicinal का मतलब आजू बाजू पड़ोसी, to form vicinal dihalides। चलिए पहले जो अभी तक लिखा है उस पर मैं बात कर लेता हूं। देखिए अभी आपको मैकेनिज्म नहीं बताया जाएगा, मैकेनिज्म हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये हमारे सामने एल्कीन है, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, X2 के साथ। भाई बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। रिएक्शन कैसे होती है ध्यान से सुनिए, रिएक्शन आपकी करवाई जाएगी या तो CH Cl3 की प्रेजेंस में या फिर CH2 Cl2 की प्रेजेंस में। ये आपके रिएक्शन में किसकी तरह काम करते हैं, ये आपकी रिएक्शन में सॉल्वेंट का काम करते हैं। कैसा काम करते हैं, सॉल्वेंट। कुछ लोग इनको नॉन पोलर सॉल्वेंट बोल देते हैं, हालांकि दोनों में से कोई सा भी नॉन पोलर, दोनों का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है। ये नॉन पोलर नहीं है भाई, ये नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट्स है। क्या है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट है। नॉन न्यूक्लियोफिलिक का मतलब ये रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की तरह काम। आप सोचो अगर मैं सॉल्वेंट क्या ले लेता, वाटर,
तो वाटर तो खुद क्या है, एक न्यूक्लियो, बीच में पंचायती करता हूं। तो ये ऐसे सॉल्वेंट हैं जो नॉन न्यूक्लियोफिलिक है। दूसरी बात अगर अपन बात करना चाहें तो रिएक्शन कहां पर करवाई जाती है, रूम टेम्परेचर पर। रिएक्शन इज कैरिड आउट एट रूम टेम्परेचर पर आपकी जो रिएक्शन है वो करवाई जा रही है। इस रिएक्शन को कोई हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। एडिशन रिएक्शन वैसे भी क्या होती है, एक्सोथर्मिक। यहां पर ध्यान देंगे X2 हम दो ही रखेंगे, कौन कौन से, एक तो Cl2 रहेगा और एक Br2 रहेगा। क्यों, F2 एक्सप्लोजिवली रिएक्ट करता है और I2 रिवर्सिबली रिएक्ट करता है। तो यहां पर आपकी रिएक्शन होगी तो रिएक्शन का प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से बनेगा। इधर भी आपको कौन जुड़ा हुआ मिलेगा, हेलोजन, और इधर भी कौन जुड़ा हुआ मिलेगा, हेलोजन। कैसे हुआ बाद में देखेंगे, ट्रिक सिंपल चलती है इसमें। देखो डबल बॉन्ड तोड़ दो, हेलोजन हेलोजन सीधा, नीट में आने वाला क्वेश्चन इतने से बन जाएगा। क्लियर। तो आजू बाजू अगर हेलोजन्स जुड़े हुए हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहैलाइड। तो इस रिएक्शन में हमारे सामने बनकर आएंगे विसिनल डाइहैलाइड। पक्का, जी हाँ, विसिनल डाइहैलाइड्स विल बी फॉर्म्ड। पर अगर अपन इस पर्टिकुलर रिएक्शन को किसके साथ करवा देते हैं दोस्त, I2 के साथ, तो कहता है इस रिएक्शन में क्या जाती है, रिवर्सिबिलिटी। ये रिएक्शन फॉरवर्ड में ना जाकर कहां पर जाएगी, बैकवर्ड। रीजन आपको बताया जाएगा। अगर इस रिएक्शन को हम किसके साथ करवा देते हैं, I2 के साथ, तो यहां पर आपके सामने विसिनल डाइआयोडाइड्स बनेंगे। पर विसिनल डाइआयोडाइड्स थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं। क्लियर। ये हमारे सामने बनेगा विसिनल डाइआयोडाइड, और विसिनल डाइआयोडाइड्स आपके थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं। थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं। पहले आप लिखो, फिर मैं आपको मतलब बताऊंगा कि हमें इसमें से केवल कितनी बात ध्यान रखनी है। स्टेबल लिख दिया क्या मैंने, अरे भाई मुझसे गलती हो गई, माफी मांग रहा हूं, अब आगे बढ़ जाओ। सुलटा दिया है। देखो आपसे इसके अनस्टेबल होने का कारण कोई नहीं पूछेगा। इस रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंस है जो हमें ध्यान रखना चाहिए, जब भी किसी रिएक्शन में आजू बाजू कौन आ जाएंगे, आयोडीन। आजू बाजू कौन आ जाएंगे, एडजेसेंट एटम्स पर कौन आएंगे, आयोडीन। हटा लेंगे डबल बॉन्ड, ये ध्यान रखना। जब भी विसिनल डाइआयोडाइड बने, आयोडीन हटा, डबल बॉन्ड बना, ये हमारे लिए मेन पॉइंट रहेगा। क्या पॉइंट आपको क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। चलिए बाकी की बातें हम अगली क्लास में कर लेंगे। चलिए वन बाय वन लिख लेंगे भाई, पहले गर्ल्स वहां से जाएंगी। पहले गर्ल्स को जाने देंगे, रुकेंगे भाई रुकेंगे।